अस्सलाम वालेकुम। न्यू रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अनवर और खान। मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज खान। तो नाजरीन, जिस तरह रोज़ों के बाद ईद उल फितर का सबको इंतज़ार रहता है, इसी तरह ईद की छुट्टियों की जो खुशी है वो भी खुशी का बाइस होती हैं। अब बहरहाल सबके लिए ये खुशखबरी है कि वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की 5 छुट्टियों की मंजूरी अनवार दे दी। आपको खुशी थोड़ी सी महसूस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें तो फिर भी अपने काम पर आना है, हमारी तो कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जब हम स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे तब सिर्फ 3 छुट्टियां होती थी। तो अब तो वो जो इजाफी छुट्टियां देने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं इसकी मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई है। और इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक ईद उल फितर की तातीलात 21 अप्रैल बरोज़ जुम्मा से 25 अप्रैल बरोज़ मंगल तक होने बिल्कुल। और काबीना डिवीजन ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया है। बहरहाल ये तो ईद की छुट्टियों की बात होगी। अब हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म। नई सूरत हाल, स्पीकर ने कौमी असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम तलब कर लिया। अशियाए खुरोनोश की महंगाई की शरह श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। दूसरा अशरा 27वीं रमजान और बात होगी विरासत और वसीयत की अहमियत पर। मिंट मार्गरीटा और पराठा प्लेटर का मजेदार पकवान भी होगा आज के शो का हिस्सा। और नाजरीन, चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून पर पेश की हुक्म इम्तना जारी करते हुए ताहुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से अमल दरामद रोक दिया। उधर हुकूमती इत्तेहाद ने कहा है कि वो पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वफाक पर हमला करार दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया है और आज कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी तलब किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर खिताब में कौमी असम्बली को ये यकीन दिलाया था कि मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और अरकान ने पार्लियामेंट मौजूदा सियासी बहरान के हवाले से गहरी तशवीश का भी इजहार करें। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद नूर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, मजीद अपडेट कीजिएगा इस इजलास से मुताल्लिक। जी, इस वक्त कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास जारी है। ये इजलास स्पीकर की सरबराही में जारी है। राजा परवेज अशरफ जो है सदारत कर रहे हैं और ये इस इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद है और अस्करी क़यादत ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो अंदरून और बैरूनी चैलेंजेस हैं, उन पर जो है वो ब्रीफिंग जो है वो इस वक्त जारी है। इजलास जो है वो इन कैमरा है। कौमी सलामती कमेटी का जो कौमी असम्बली की कमेटी है, इसका इजलास इन कैमरा जारी है। इस इजलास में जब आर्मी चीफ जो है वो आए तो अरकान पार्लियामेंट ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को सलाम पेश करता हूँ और अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जा रही है। और उसके बाद जो तय हुआ था एजेंडा, उसके मुताबिक जब ये ब्रीफिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर अरकान कौमी असम्बली जो है वो सवालात करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला देखते हैं कि कितनी देर जारी रहता है। आज इजलास जो है 2:30 बजे बुलाया गया था और इजलास जारी है, जबकि इसके साथ ही कौमी असम्बली का इजलास जो 26 अप्रैल को बुलाया गया था तो एजेंडे में तब्दीली की गई और 26 अप्रैल की बजाय आज 5 बजे ये इजलास बुलाया गया है और इसका एजेंडा जो है वो भी जारी किया गया है। और इसमें कुछ जो है वो कानून साजी भी की जा रही है और ये कानून साजी जो है नैब के हवाले से भी है और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है क़वायद व ज़वाबित मुअत्तल करके कानून साजी की तहरीक पेश करेंगे और ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी जो है वो हासिल की जाएगी। इसके अलावा कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2023 जो है वो भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। और इजलास में आज वक्फा सवालात भी होना था, लेकिन चूंकि ये हंगामी इजलास है तो इसमें वक्फा सवालात जो है वो मुअत्तल कर दिए जाएंगे। तो ये अब तक डेवलपमेंट है। और जब ये इजलास जो है जो इस वक्त कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का इजलास जो है जब शुरू हुआ तो ये बंद कमरे का इजलास है, लेकिन इससे पहले इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास भी हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इसकी सदारत की और इजलास में कौमी सलामती के मामलात पे बात हुई। जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समाअत पंजाब इलेक्शन का जो मामला है और जो मुख्तलिफ हुकूमती मामलात जो है जो ज़ेर समाअत है उन तमाम मामलात पर बात हुई। आसिफ अली जरदारी जो है इजलास में मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी थे, ख्वाजा आसिफ थे, सरदार एयाज सादिक थे, मौलाना असद महमूद थे और दीगर जो सारी क़यादत है, कमर जमान कायरा, मोहसिन दावड़, ये सब मौजूद थे। और इसमें मुख्तलिफ मामलात पर गौर हुआ। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान जो है वो भी मौजूद थे और इसके बाद फिर ये इजलास जो है इस वक्त जो शुरू हुआ है कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का, ये इजलास जारी है और इस वक्त जो है ब्रीफिंग का सिलसिला जारी है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید نور، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ اس وقت امتیاز عالم صاحب، ان سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے۔ امتیاز صاحب امتیاز گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس ابھی شروع ہو چکا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی پہنچے ہیں، اراکین پارلیمنٹ نے ڈیسک بجا کر ان کا استقبال کیا ہے، شہباز شریف بھی اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی، میں کہ اور ٹی وی چینل بھی دیکھ رہا تھا، اس میں کہا گیا کہ جب آرمی چیف آئے تو ارکان نے ڈیسک بجا کے ان کا استقبال کیا۔ یہ جو درباری قسم کی زبان ہے جو کہیں سے آتی ہے کہ آپ ذرا یہ بھی ٹکر چلا دیں، ہمیں ان ٹی وی پروگراموں میں، ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی یا تو جب وزیر اعظم آتا ہے نا، ریاست کا جو سربراہ ہے یا حکومت کا سربراہ ہے، چلے اس کے لیے اپنے پارٹی کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، لیکن فوج کا سربراہ آئیں گے بالکل ان کو ہر وقت خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ہمیں کم از کم پروگراموں میں اس امر کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں حالات کدھر کو جا رہے ہیں، کہ ایک خصوصی اجلاس اس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا، خصوصی ان کیمرہ سیشن، کہ حکومت کی خواہش ہے کہ آرمی ان کو بتائے کہ حالات بڑے خراب ہیں، وزیرستان میں صورتحال بڑی تشویشناک ہے، لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، یعنی الیکشن نہ کروانے کا ایک جواز پیدا کرنا ہے۔ جبکہ اس پہ خود ہماری اسٹیبلشمنٹ بٹی ہوئی ہے دو آرا میں، اکثر کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم الیکشن نہ کروا سکیں، الیکشن ملتوی کروا دیں۔ تو بڑی ایک افسوسناک صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ نے ابھی الیکشنز کے لیے اسٹیٹ بینک کو میرا خیال ہے کہہ دیا ہے کہ آپ فنڈز فراہم کریں 21 ارب روپے، دوسری طرف قرارداد کے ذریعے قومی اسمبلی سے جو ڈائریکٹ احکامات سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اسٹیٹ بینک کو، تو کچھ قانون دان، ماہر قانون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ حکومت کا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ حکومت اگر اپنا آئینی فریضہ انجام نہیں دے رہی ہے، یہ جن کا قانون دانوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہی ہوں گے ظاہر جو حکومت کے نقطہ نظر کے قریب ہیں۔ بنیادی ایک بات تھی آرٹیکل 224A کے تحت کسی بھی اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے۔ اور اب جو آرٹیکل 190 191 ہے جو تھوڑا بہت ہمیں پتہ چلا ہے جو سپریم کورٹ سے متعلق ہے کہ اگر وفاقی حکومت اپنے فرائض انجام نہیں دیتی آئین کے مطابق تو پھر سپریم کورٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کا کردار ایزیوم کر کے اس کے بعد وہ احکامات جاری کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کسی بھی ملک میں اس کی موجودگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر بنیادی آئین جو کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے ایک بنیادی دستاویز ہے، اس سے اگر انحراف کیا جائے، روگردانی کی جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر سپریم کورٹ کا اقتدار اس میں آ جاتا ہے۔ لیکن امتیاز صاحب کیا سمجھتے ہیں ان تمام ایگزیکٹیوز نے بھی اگر سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکومتی موقف تو بار بار یہی سامنے آ رہا ہے کہ کسی صورت بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ، تو پھر کیا آپشن رہ جائے گی سپریم کورٹ کے پاس؟ کیونکہ پوری قومی اسمبلی موجود ہے، صرف وزیر اعظم کی نااہلی کا معاملہ نہیں ہے، پھر کیا پوری جو اسمبلی ہے وہ گھر جائے گی؟ دیکھیے کوئی اسمبلی گھر جائے یا نہ جائے، ان کو توہین عدالت کا نوٹس ملے نہ ملے، اس میں سپریم کورٹ کا کچھ نہیں جائے گا۔ ہم سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اقدام ہو رہا ہے اس وقت انتخابات کے لیے، جو بھی نہ کروانے کے لیے جو تعویلات تلاش کی جا رہی ہیں، جو جواز گھڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ اور پورا نظام خود کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ کالک ان لوگوں کے منہ پہ ملی جائے گی جو آئین سے انحراف کریں گے، اس ادارے پہ نہیں جس کا کام آئین کی علمبرداری ہے، آئین کا تحفظ ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو اپنا کام کرنا تھا یا کرنا ہے وہ اپنا کام ادا کر دے گی، اس کے بعد تمام تر ذمہ داری تاریخ ان لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جو آئین سے انحراف کرے گا اس کو تو بھگتنا ہوگا، یا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن امتیاز صاحب جس طرح پارلیمنٹ کا اور عدلیہ کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگر آ جاتے ہیں تو اوورآل جو ملکی فضا ہے وہ تو متاثر آپ نہیں سمجھتے کہ پھر ہو رہی ہے؟ اور کیا اس طرح کی مثالیں ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی ملی ہیں؟ اچھا، میں نے تو اول بھگتنے کی لفظ ہی نہیں استعمال کیا، میں نے آپ نے منہ کے کانوں استعمال کیا۔
तो भुगतना और उसमें ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। भुगतने का मतलब है कि उनको तौहीन अदालत के नतीजे में घर जाना पड़ेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। तो जहां तक सूरत हाल का ताल्लुक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर वफाकी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत आईन का एहतराम नहीं करती है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। हमें जब तक आईन का एहतराम, भले कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सियासी जमातें हैं, अगर वो आईन का एहतराम नहीं करती हैं, तो हम फिर यहाँ टीवी पे बैठ के अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को आईन की पासदारी, आईन के तहफ़्फ़ुज़ का क्या दर्स देंगे। और आईन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ होता क्या है, जो उसमें लिखा हुआ है। और बड़ी दूर दूर तक इसकी सदा सुनी गई है और हमें सदा वापस मिली है कि आर्टिकल 224A के तहत आपको इलेक्शन करवाना ही करवाना है। मुल्क में कोई जंग नहीं छिड़ी हुई है। 2008 में, 2013 में बहुत बुरे हालात थे, उसके बावजूद हमने वक्त पे इलेक्शन करवाए थे। लिहाजा ये हीले, बहाने, तावीले, ये सारी सानवी हो चुकी हैं। यानी इन लोगों का ये कहना है बुनियादी तौर पे कि हम आईन से बालातर हैं, आईन के साथ अपनी मर्जी से उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, ना ही कोई हम किसी की गिरफ्त में आने वाले। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाहिर है इसके अलावा कोई फौज तो नहीं है कि फौज के जरिए, बंदूक के जरिए तो वो अमल दरामद नहीं करवा सकती। लेकिन सुरखरू तारीख के मौरिख के नजर में वो सुप्रीम कोर्ट होगी, ये पार्लियामान और इसमें बैठे हुए वो लोग नहीं होंगे जो कि अपनी शिकस्त, मुमकिन शिकस्त के डर से इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। बिल्कुल, इंतखाबात जो मुकर्रर वक्त में यकीनी तौर पर होने चाहिए, लेकिन जो एक हम तनाव की सूरत हाल देख रहे हैं, एक अनाह की सूरत हाल देख रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर भी ये कह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी क्लोज वो रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह का कोई हुक्म आता है तो फिर इमरजेंसी भी लग सकती है। फिर हमने देखा कि ये बिल भी मुस्तरद कर दिया गया असेंबली में। उसके बाद आपको क्या लगता है, जो स्टेट बैंक है, जो सरकारी अफसरान हैं, वो हुकूमत की मानेंगे, पार्लियामेंट की मानेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? देखिए, बड़ी इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जी, इसलिए कि अभी एक हफ्ता पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 खरब रुपए 1.2 ट्रिलियन यानी 1200 अरब रुपए के मंसूबे वो बाकायदा मंजूर किए हैं, तरक्याती मंसूबे। अभी सुबह भी मैं देख रहा था जो काबीना के इजलास वगैरह, उसमें 20 अरब की ग्रांट एक जगह जा रही है, 30 अरब की एक जगह जा रही है, 90 अरब के तरक्याती मंसूबे जो तकमील को होने जा रहे हैं। हालांकि इस हुकूमत के 4-5 महीने हैं आईन के मुताबिक भी, तो इनको कामों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि इन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में अपने जो उम्मीदवार हैं, इनके अलाइज हैं, उनको खुश करना है, आइंदा इंतखाबात के लिए पैसे बनाने हैं, तो वो स्कीमों पर स्कीमें चल रही हैं। इंतखाबात के लिए आईन के मुताबिक, आईन की पासदारी के लिए 21 अरब रुपए नहीं है। ये दुनिया में एक बड़ा अनहोना वाकया है, इसके लिए भी पाकिस्तान हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा इम्तियाज साहब, आप समझते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए, या निकलेगा वक्त गुजरने के साथ हुकूमत और अपोजिशन अगर एक मेज़ पर आए, मुज़ाकरात करने को तैयार हो जाएं, तो जो मामलात हैं वो कुछ बेहतर समत में जाएंगे? ऐसे मामलात में हमेशा जिम्मेदारी बड़े पार्टनर की होती है। हुकूमत बड़ा पार्टनर है इस वक्त, उनको दिल बड़ा करके बातचीत का आगाज करना चाहिए, भले उनको शिकस्त हो जाए। लेकिन जो बार बार कहते हैं ना, हमने पाकिस्तान बचाना है, हम पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, अगर पाकिस्तान पहले आता है तो बड़े पार्टनर को फिर दिल बड़ा करके दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर आला को रातों रात आप दहशतगर्द भी ठहरा दें, गद्दार भी ठहरा दें, तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब भी ठहरा दें, और साथ गालियां सुबह शाम उनके घर की कहानियां बाहर लेके आए, और मुख्तलिफ आपने लूज मिसाइल छोड़े हुए हैं, कोई मुफ्ती है, कोई मुल्ला है, उस किसी के घर की कहानियां बाहर ला रहे हैं। और फिर ये तस्वर करें कि एक ऐसा शख्स जो कि कभी पिछले साल फरवरी में समझे कि जीरो पे था, वो अब हिमालय पे पहुंच गया, और आप उससे कहें कि आपको हिमालय से नीचे आके आपकी बातचीत सुने, आपके साथ मिलकर हाथ बढ़ाए। ऐसा नहीं होता, दुनिया की तारीख में भी ऐसा नहीं होता कि वो पार्टी जो कि खुद को अब बरतर समझती है, वो आके मिन्नतें तरले करके उनसे हाथ मिलाए कि जी आए मुज़ाकरात। वो तो कह रहे हैं आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ हैं। ठीक है इम्तियाज साहब, जिस तरह से आर्मी चीफ आज आए हैं ऐवान में, कुछ रोज कबल हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा भी पहुंचे थे, बहुत ज्यादा उन पर तनकीद भी हुई है, लेकिन जो हुकूमती जमातें हैं वो इसको इसी चीज से रिलेट कर रही हैं कि जो फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं वो ऐवान में आए हैं, फिर आर्मी चीफ आए हैं, तो जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ एक पेज पर नजर आ रहे हैं।
काजी फैजीसा साहब को इदारा तो नहीं है ना साहब बहैसियत इनफरादी हैसियत। मुतालिक आज की स्टेटमेंट से मुतालिक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि काजी फैजीसा साहब ने तो पहले उनकी बात कर लो, उन्होंने ये साबित किया कि वो किन लोगों के साथ हैं, लिहाजा वो चले गए, बाकी 14 जज वहां पे नहीं गए। इस तरह आर्मी चीफ वो तो हर पार्लियामेंट में जब भी इन कैमरा सेशन होता है, जब भी सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है, फौज का हर सरबराह गया है, जनरल बाजवा को 3-4 दफा गए थे, जनरल राहिल शरीफ 2-3 दफा गए थे, तो इसमें ऐसी अनहोनी बात क्या है? नहीं मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत इसको इस चीज से रिलेट कर रही है, कनेक्ट करना चाह रही है। अपनी सवाबदीद है, वो जाहिर है उनको इख्तियार है, पार्लियामान में बैठे हैं, हुकूमत उनके पास है कि वो जिस अंदाज में अशिया को और मामलात को तोड़ मरोड़ के अपने अंदाज में ट्विस्ट करके पेश करे, उसको तो जाहिर है उससे तो कोई नहीं रोक सकता। हकीकत क्या है वो ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, वो सिर्फ शहबाज शरीफ को पता होगा, नवाज शरीफ को पता होगा, आसिम मुनीर साहब को पता होगा, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा इम्तियाज साहब, ये जो पूरी एक इस वक्त फजा पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का वायदो ज़वाबित पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल रोक दिया है, तो इसका हल आप क्या समझते हैं? हल जनाब बार बार मेरा ख्याल है जितने भी वकला हैं, हम तो वकला की बातें सुन रहे हैं, चाहे वो एतजाज हसन है, चाहे सरदार लतीफ़ खोसा है, चाहे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, चाहे बैरिस्टर असद रहीम हैं, और इनके साथ बहुत सारे लोग हैं। उनका तो ये कहना है कि आप अगर तो ये आईनी तरमीम होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोक सकती थी, सस्पेंड नहीं कर सकती थी, लेकिन ये एक सादा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, यानी आपने 51% वोटों की मदद से उसको पास कर लिया, सेनेट में, कौमी असेंबली में, सदर साहब अब दस्तखत ना करें वो एक अफसानवी हैसियत है, लेकिन आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उन इख्तियारात पे असरअंदाज हो रहे हैं जो कि आईनन सुप्रीम कोर्ट को और उसके चीफ जस्टिस को हासिल हैं। तो ये भी एक अनहोनी, एक नई तारीख हमारी हुकूमत जो है रकम कर रही है कि वो एक सादा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस के आईनी इख्तियारात कम करने की कोशिश कर रही है। अब अल्लाह भला करे इनका, देखें इसमें नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में नाज़रीन लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद ज्वाइन करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को वजारत ख़जाना को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया है। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो सूरत हाल अभी बन चुकी है जिसमें हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, हुकूमत भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने आइन पर अमल दरामद तो हर हाल में करवाना है, तो कोई खुशगवार मौका तो है नहीं। लेकिन अगर अब कानून की बात करें तो आपको लगता है क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधा सीधा स्टेट बैंक को ऑर्डर जारी किया है, कोई अनोखी इत्तला ही ना मौसूल हो जाए? देखें, आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे पाबंद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानने को, और क्लियर कट अल्फाज में जब पहले हुक्म दिया, जब नहीं माना गवर्नमेंट ने, तो फिर इन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बुला लिया। अब डायरेक्टली उसको ऑर्डर कर दिया कि आप ये रकम ECP को दे दें। यहाँ पे मजीद कंसंट्रेशन बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि अभी इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली का हो रहा है जिसमें फौजी क़यादत भी मौजूद है, और उसके बाद 5 बजे कौमी असम्बली का बाकायदा इजलास तलब कर लिया है, जो कि एमरजेंसी इजलास का नाम उसको दिया जा रहा है। तो जाहिर है हुकूमत भी अपना इस हवाले से अपनी मामलात को देखेगी कि किस तरीके से इस मामले को टैकल करना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है और पार्लियामान भी आइन की बालादस्ती की बात कर रही है। अब कौन सही ट्रैक पे है, कौन गलत ट्रैक पे है, तो वो अगर ये फैसला फुल कोर्ट हो जाता, क्योंकि हमने भी बारहा कोशिश की, रिक्वेस्ट की, तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी एम्बिग्विटी ना रहती और किसी को एतराज करने का मौका भी ना मिलता। देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं, दूसरी तरफ 7 जजेस हैं, जो सामने डिवीजन नजर आ रही है। 7 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट है और वो 8 जजेस भी सुप्रीम कोर्ट है। तो
एक फरीक कहता है जी हम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ है, दूसरा कहता है हम भी सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो कौन ऐसा फरीक है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है? कौन सा फरीक है जो आइन के साथ नहीं है? तो इस चीज का फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कर सकता था, जो कि नहीं किया गया। अभी भी वक्त है, अभी भी अगर फुल कोर्ट बना दी जाए, मामलात अभी बेशुमार आने हैं। ये कोई आखिरी मामला नहीं था, मामलात आने हैं और सुलझाव की तरफ अगर लेके जाना चाहते हैं तो हर फरीक एक स्टेप डाउन करे और अपने आप को मुल्क की खातिर कुर्बानी दे और मिल बैठ के एक फैसला करें, तभी इस मसले का हल हो सकता है। की सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका हल आप यही समझते हैं? जी बिल्कुल, हम यही समझते हैं। हमने तो ग्रैंड डायलॉग की बात की है बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल। हमने अपने लेकिन ये मुमकिन फिर पाशा साहब किस तरह से हो पाएगा ना, इस पे तो कोई एग्री दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी पहले एक फरीक राजी नहीं था और दूसरा राजी था। अब सूरत हाल ये है कि जो राजी नहीं था वो राजी है और जो दूसरा फरीक है वो राजी नहीं है। तो ये अजीब सी कैफियत बन रही है। ये सारी पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये सारे सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क हार रहा है, इदारे हार रहे हैं और ये इसका बेनिफिट लामुआला तौर पे गैर जमहूरी कुतों को जाएगा और ये किसी तौर पे भी इस मुल्क के लिए सूदमंद नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं हुकूमत के पास भी जो ऑप्शंस हैं वो डे बाय डे अब कम होती जा रही हैं, तो कोई ऑप्शन अगर नहीं बचेगा तो फिर क्या मुमकिन काम हो सकते हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक बार फिर से अमल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इंतहाई कदम उठाना होगा। देखिए दोनों चीजें अपनी इंतहाओं पे पहुंच गई हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई हैं। अगर हुकूमत की बात पहले इंस्टांस में 63A का जब केस था उस वक्त मान ली जाती, या उन्होंने जब बार बार इस्तदा की इस इलेक्शन वाले मैटर में कि फुल बेंच बना दें, उनकी टर्न डाउन कर गई, तो जब उनको पजीराई नहीं मिली, टर्न डाउन कर गई उनकी रिक्वेस्ट टाइम एंड अगेन, तो फिर हुकूमत ने अपनी ताकत की तरफ देखा और वो है पार्लिमान। वहां से उन्होंने रेजोल्यूशंस भी ली, ऑल दो कि वो रेजोल्यूशंस जो है उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है जुडिशियल ऑर्डर पे, लेकिन एक अखलाकी हवाले से वो ये कह सकते हैं कि वी आर चोजन बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो हमारे पास ये इख्तियार है, कानून बनाने का भी इख्तियार है और बाकी तमाम मामलात का है। तो ये चीजें बस अल्लाह खैर करे, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा पाशा साहब, इसमें हम देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक को डायरेक्ट अहकामात जारी कर दिए हैं, हुकूमत के मौक़िफ़ में भी हमें अभी तक कोई लचक दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर स्टेट बैंक पर क्या लाजिम है कि वो किसके अहकामात माने और क्या होने जा रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पाबंद है। अच्छा ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ठीक है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट में बनाया जाता है, अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करें, सदर मुमलिकत ने भी उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। पार्लियामेंट में भी इस हवाले से करारदाद मंजूर हुई थी कि बजट भी किसी सूरत में पास नहीं किया जाएगा इलेक्शंस के लिए। तो ये अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, तो ये तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करें तो वो वापस सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, जिनके लिए ये बनाया जा रहा था वही अब इस केस को सुनेंगे। बस ये देख ले, हम तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक में थे, क्योंकि ये हमारे देरीना मुतालबात थे और ये आज की नहीं है, ये 2 दहाइयों से हम ये कह रहे थे कि ये अमेंडमेंट्स और ये लॉ जो है वो बनना चाहिए। अब वो बन गया है, किसी तरीके से भी बन गया है, तो हम इसलिए जो सदर मुमलिकत ने जो रिजेक्ट किया उस पर भी मजम्मत करते हैं। और जो अभी 8 रुकनी बेंच उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले बना के, जब वो एक्ट बनी नहीं, आपने कागनिजेंस लेके आर्टिकल 75 को साइड पे रख दिया, तो ये चीजें देखने वाली हैं, बस अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हसन रजा पाशा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के 5वें रोज डाकुओं की चौकी नाजरीन तबाह कर दी है और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब
और RPO DG खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद मंच की क़यादत में पंजाब पुलिस ने 5वें रोज भी कच्चे के इलाके में ये ऑपरेशन किया है। पुलिस एहलकारों ने किच्चू जमाल और जमाल मोरो के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां की और उनकी कमीनगाहें तबाह कर दी हैं। इस ऑपरेशन के दौरान डाकू फरार भी हुए हैं। डाकुओं के फरार और हलाक होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला भी हुआ है। IG पंजाब उस्मान अनवर का ये कहना है कि जिस जगह से रॉकेट लॉन्चर फायर हुआ उसी जगह पर जल्द पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और फोर्स को आगे बढ़कर हमला करने की हिदायत भी जारी की है। दुश्मन जदीद असलहे से लैस है और इलाका भी बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन इस कौम को किसी सूरत भी मायूस नहीं करेगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। IG पंजाब उस्मान अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि माजी में होने वाले जो ऑपरेशन हैं वो तमाम ऑपरेशन हमने देखा कि वो नाकाम रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे इस पे बात करने का मौका दिया। काइंडली समझने की बात है कि ये इलाका है क्या और इसकी टेरेन कैसी है। यहाँ पर गर्मियों में जब बारिशों का सीज़न होता है और बर्फ़ पिघल चुकी होती है तो दरियाए सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा इसके लेवल पानी का ऊपर चला जाता है और ये 50 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर का एरिया मुख्तलिफ आइलैंड्स बन जाते हैं इसके ऊपर, जिसमें मूवमेंट सिर्फ कश्ती से हो सकती है। अब वहाँ पे जब ये ऑपरेशन अगर लॉन्च किया जाए तो उसमें लाजिमत है बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। अभी ये ऑपरेशन जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो इनको पनाह दे रहे हैं, दहशत गर्दों, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स, सबवर्जन करने वाले एलिमेंट्स और इस मुल्क के आइन को ना अच्छा, IG साहब ये भी फरमाइएगा कि ऑपरेशन किन इलाकों में हो रहा है और कितने एहलकार इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं? तमाम इलाका जो है ये 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसके अंदर जो है सिंध, पंजाब और ये इलाका बलूचिस्तान के साथ साथ जो हमारा इलाका है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। अब जो यहाँ पे ऑपरेशन करें पंजाब की साइड पे तो ये सिंध को निकल जाएंगे, सिंध पे ऑपरेशन करें तो पंजाब की तरफ आ जाएंगे, इलाका फ्लश आउट हो जाएगा, कुछ अरसे के लिए सुकून हो जाएगा और पहले ऐसा ही होता रहा है। अब की दफा ये ऑपरेशन इकट्ठा शुरू किया गया है और सिंध की जो हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हुक्म के मुताबिक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ जो यहाँ पे हमें पता चलता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे जो हमने डाला तो जो कॉल्स आ रही हैं, जो इंटरनेट के ऊपर मूवमेंट है, एक्टिविटी है बलोच सबवेरिएंट और ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट की, तो पता चलता है कि वो इस इलाके से हो रही है। लिहाजा सिर्फ ये कहना कि ये कुछ डाकुओं के खिलाफ है ये गलत है, बल्कि ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ है। इसमें जनाब ये पंजाब पुलिस के जो हमारी टोटल नफरी 11,000 लगेगी और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये क्या ऑपरेशन ज़रूरी था? तो जी हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी था और इसमें इसको कपल किया जा रहा है विद सोशल अपलिफ्ट देयर। और इसमें अब एक सवाल आता है कि ये इलेक्शन से रिलेटेड है। ये तो पिछले साल जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे और उन्होंने उसका प्लान बनाया था और उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज लॉजिस्टिक दिए गए, क्योंकि पिछले 4-5 साल में तमाम जो है हमारी चौकियाँ वो गिव अप कर दी गई थी, उनको रिपेयर किया गया, इरिगेशन के डिपार्टमेंट के साथ मिलके बहुत सारी चौकियाँ बनाई गई और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसके ऊपर बहुत अहम किरदार अदा किया और आर्मी यानी कि हमारी जो अस्करी क़यादत है उसने इसमें लॉजिस्टिक्स में और ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। तो सारी कुछ जब इकट्ठा किया गया। लेकिन उस्मान साहब, ये जो पुलिस ऑपरेशन अभी किया जा रहा है ज़्यादा बहुत अरसे से बड़ी ज़रूरत थी, तो इसको पंजाब में होने वाले इलेक्शन से कनेक्ट किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस की दस्तरस से बाहर है। टेरेन कुछ ऐसा है, जब यहाँ पे हम चले जाते हैं क्लियर कराते हैं, हर साल क्लियर कराया, हमारी भी शहादतें हुई, बड़ा भारी असला है। पहले डाकुओं का इलाका था, फिर पनाहगाह बना सबवर्सिव एलिमेंट्स की, फिर दहशतगर्द जाके ठहरे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ से मैसेजेस और ट्वीट्स और उसका जो हीट मैप पे देखा गया तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम बड़ा सेफली कह सकते हैं कि जब ये कई दफ़ा पहले भी क्लियर कराया गया है और इंशाअल्लाह ताला अब भी क्लियर कराया जाएगा, इसके बाद वहाँ सोशल डेवलपमेंट, वहाँ रोड्स का स्ट्रक्चर, वहाँ लोगों को सर्विस डिलीवरी, ये भी तो देना हुकूमत का काम है और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब ने इस सिलसिले में बड़े क्लियर अहकाम जारी किए और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है बड़े इसमें एक्टिव है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज साहब ये रेंजर्स और फौजी ऑपरेशंस के बावजूद डाकुओं की जो दहशतगर्द है बदस्तूर यहाँ पर मौजूद है, कायम है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर ये इलेक्शन में का हिस्सा है या इलेक्शन की वजह से है तो पंजाब पुलिस की जो नफरी है वो 2 लाख है। इसमें से
اگر 11,000 یہاں ہے تو 30,000 سے زیادہ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں سے ایک دن کے لیے نہیں ہٹائی جا سکتی. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ایس پی یو چائنیز سیکیورٹی کے اوپر ہے, سی پیک کے پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں جی. اس کے علاوہ بہت ساری ڈیوٹی ایسی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں کی جا سکتی. اب جو جتنی نفری بن سکتی ہے وہ الیکشن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر صرف ایک دن کی ایکٹیویٹی ہو. الیکشن کے اندر اس سے پہلے ریلیز ہیں, اس سے پہلے جلسے ہیں, سیکیورٹی ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کے علاوہ ایک ایسی انوائرمنٹ بنانا ہے کہ الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر ہو. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق سیکیورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون سے اور پروونشل الیکشن یا پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی کی جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں جو اضافی نفری ہمیں چاہیے وہ ہم نے عثمان صاحب اس پر ذرا دوبارہ کمنٹ کر دیجئے گا. رینج موجود ہیں, جو فوجی آپریشنز وہاں پر ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکوؤں کی دہشت ہے وہ اسی طرح سے علاقے میں موجود ہے. یہ مٹھی بھر ڈاکو یا مٹھی بھر ڈاکو تو نہیں ہے, میں تو کہوں گا دہشت گرد ہیں اور ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. یہ لازم ہے اسٹیٹ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے. یہ اسٹیٹ ہی تھی نا جس نے کراچی کو کلیئر کرایا, یہ اسٹیٹ ہی تھی نا جس نے ساؤتھ وزیرستان صاف کر کے دیا اور وہاں پہ فاٹا کو نیولی مرج ڈسٹرکٹ میں ترقی کی ایک نئی راہ دکھائی اور سمت متعین کی. یہ یہاں پہ اسٹیٹ ہی تھی نا جس نے سوات کو صاف کر کے دیا. اور پورے ملک میں یاد کریں پنجاب میں دہشت گردی کا کیا عالم تھا اور الحمدللہ اب کیسی صورتحال ہے. اور اگر خیبر پختونخوا میں کوئی غلط پالیسی کی وجہ سے یا نااہلی کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہوئی ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کیا جائے گا. کیا یہ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک چوکی یا تھانہ پولیس نے گیو اپ نہیں کیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک انچ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو. یہ علاقہ جس میں کچھ لوگ چھپے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلیئر کرا دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ڈاکٹر عثمان انور کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جو آپریشن ہے وہ تو اب شروع کر دیا گیا ہے اور اس کو بالکل کاروائی جو ہے وہاں پر سختی سے کی جائے گی. پہلے بھی یہاں پر بہت سارے آپریشن ہوئے تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. رینجرز فوجی آپریشنز یہاں پر ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو وہاں پر ڈاکو موجود ہیں وہ اتنے منظم ہو چکے ہیں کہ ان کا جو کلا کما کرنا ہے اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا. لیکن آئی جی پنجاب عثمان انور کافی پر امید دکھائی دے رہے تھے اس آپریشن کے حوالے سے بھی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے راکٹ لانچر فائر ہوا اسی جگہ پر جلد پاکستان کا جھنڈا بھی لہرائیں گے اور فورس کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ان کی جانب سے, ان کی ٹیم کی جانب سے. دو کے جو دشمن ہیں یہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ اسلحے سے اور جدید اسلحے سے لیس ہے. علاقہ بھی یہاں پر دشوار گزار ہے, آسان نہیں ہے, بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, لیکن پنجاب پولیس قوم کو مایوس ڈیفینیٹلی نہیں کرے گی. بالکل, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں ہی طرف سے یہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے. پنجاب پولیس بھی ایکٹیو ہے, سندھ پولیس بھی ایکٹیو ہے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا رہا کہ پنجاب پولیس کی جانب سے جب آپریشن کیا جاتا تھا تو یہ سندھ کی طرف بھاگ جاتے تھے, جب سندھ پولیس آپریشن کرتی تھی تو یہ پنجاب کی طرف آ جاتے تھے. تو اس بار جو آپریشن کیا جا رہا ہے کافی منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو اطلاعات ہمیں موصول ہوتی رہی یہاں سے کہ بہت سے ہنی ٹریپس بھی یہاں پر کیے جاتے رہے ہیں. لوگوں کو سستی اشیاء بیچنے کے حوالے سے کچھ سستی قیمت پر ان علاقوں میں بلا کر اغوا کر لیا جاتا تھا. بہرحال ناظرین پروگرام میں لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.